नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे और फिजिक्स भी अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान सेकंड चैप्टर स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं। आज की इस वीडियो में हम संधारित्र कैपेसिटर के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। इस वीडियो में आप देखेंगे कि संधारित्र होता क्या है, संधारित्र का सिद्धांत आप देखने वाले हैं, संधारित्र से रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य यहां पर देखेंगे। साथ में हम समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक यहां पर देखेंगे। उन पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सोल्व करने वाले हैं, समझने वाले हैं। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे से आज जुड़े हैं या लेट जुड़े हैं तो मैं आपको बता दूं कि हमने एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग फर्स्ट चैप्टर विद्युत आवेश एवं क्षेत्र से रिलेटेड सभी टॉपिक्स का अध्ययन कर लिया है। उनके YouTube वीडियोज अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, जिन्हें आप देख सकते हैं। उन टॉपिक्स को आप समझ सकते हैं। पहले चैप्टर के सभी वीडियोज की लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां से आप उन टॉपिक्स को देख सकते हैं, उन टॉपिक्स को समझ सकते हैं। हमने सेकंड चैप्टर स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता से रिलेटेड भी कुछ टॉपिक्स देख लिए हैं, जिसमें हमने देखिए क्या क्या देखा है। सबसे पहले हमने देखा है विद्युत विभव, जिसमें हमने विद्युत विभव की परिभाषा देखी है। बिंदु आवेश के कारण से विद्युत विभव देखा है, बहु आवेशों के कारण से विद्युत विभव देखा है, विद्युत द्विध्रुव के कारण से विद्युत विभव देखा है। तो विद्युत विभव का संपूर्ण अध्ययन हमने कर लिया है। उसके पश्चात हमने विद्युत स्थितिज ऊर्जा का अध्ययन कर लिया है। विद्युत स्थितिज ऊर्जा, तो हमने इसमें भी विद्युत स्थितिज ऊर्जा को परिभाषित किया था। दो आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा, बहु आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। इसके साथ में यदि बाह्य विद्युत क्षेत्र में दो आवेशों को रख दे तो उनकी स्थितिज ऊर्जा, ये हमने देख लिया था, समझ लिया। हमने समविभव पृष्ठ पढ़ा, स्थिर विद्युत परिरक्षण पढ़ा, पराविद्युत के बारे में पढ़ा। तो इस चैप्टर में हमने बहुत सारे टॉपिक्स देख लिए हैं। और अंतिम जो टॉपिक है वो हमने पढ़ा था चालक की धारिता। ये काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस टॉपिक को समझने के लिए हमें चालक की धारिता अच्छे से आनी चाहिए। इस टॉपिक के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है। तो चालक की धारिता से रिलेटेड जो टॉपिक है वो हमने पहले पढ़ लिया। इससे जस्ट पहले वाला जो वीडियो है वो चालक की धारिता ही था। थोड़ा सा मैं आपको याद दिलाता हूं। जैसे हमारे पास में कोई चालक है, ये हमारे पास में क्या है, कोई चालक, और इस चालक के ऊपर क्यों आवेश मौजूद है। इस चालक के ऊपर कितना आवेश मौजूद है, क्यों आवेश मौजूद है, उस आवेश को हमने इस तरीके से दिखाया है। इस चालक पर मौजूद जो आवेश है वो है Q, इस चालक का विभव है वो है V। भाई आवेश देंगे तो इसके विभव में वृद्धि होती जाएगी। तो हमने कोई चालक ले लिया जिस पर Q आवेश मौजूद है, उसका विभव V है। तो इस चालक की धारिता, चालक की विद्युत धारिता, विद्युत धारिता ये हमने पढ़ी है C बराबर Q बटेवा V। चालक का आवेश तथा चालक के ऊपर विभव का जो अनुपात होता है वो चालक की धारिता के तुल्य होता है। चालक की धारिता हमने लास्ट वीडियो में पढ़ ली। विद्युत धारिता का मतलब होता है आवेश ग्रहण करने की क्षमता, और वो हमने पढ़ा था कि आवेश ग्रहण करने की जो क्षमता है वो विद्युत धारिता कहलाती है। और विद्युत धारिता का मान चालक के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। चालक का क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा, चालक की धारिता भी उतनी ही ज्यादा होगी। ये हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था कि चालक की जो धारिता है C, ये चालक के क्षेत्रफल के समानुपाती होती है, इस पर निर्भर करती है। ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था, समझ लिया था। अब देखिए संधारित्र क्या है, अपने टॉपिक पर चलते हैं। मूल जो अपना टॉपिक है वो है संधारित्र। संधारित्र दो प्लेटों का निकाय होता है जिन पर समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति वाले आवेश मौजूद होते हैं। तो एक ऐसा निकाय जिसमें दो प्लेटें होगी, एक पर धनात्मक आवेश होगा,
दूसरे पर ऋणात्मक आवेश होगा, दोनों का परिमाण समान होगा, प्रकृति एक दूसरे की विपरीत होगी, तो उस निकाय को हम संधारित्र कहेंगे। बात आती है कि इस निकाय की या संधारित्र की कहां जरूरत पड़ती है। तो देखो, ये विद्युत ऊर्जा संग्रहित करने के काम में आता है, इसमें विद्युत ऊर्जा स्टोर करके रख सकते हैं। तो संधारित्र क्या है पहले मैं आपको समझा देता हूं, फिर उसके पश्चात इसकी डेफिनेशन पुट करेंगे, इसकी आवश्यकता क्यों है, इसके सिद्धांत को हम इसके पश्चात पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं बात करता हूं यहां पर कि संधारित्र का निर्माण किस तरीके से होता है। जैसे ये हमारे पास में एक प्लेट है, ये हमारे पास में एक प्लेट है, इसी तरीके की हम मैं एक प्लेट और निर्मित कर लेता हूं, और दोनों प्लेटें एक दूसरे के बिल्कुल पास में रखी जाएगी, इस तरीके से रखी जाएगी। इन प्लेटों को इस तरीके से दिखा रहा हूं मैं, ऐसे ये हमारे पास में दो प्लेटें हैं, ये एक प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है। इस प्लेट के ऊपर धनात्मक आवेश है, इस प्लेट के ऊपर क्या है, धनात्मक आवेश है। दूसरी वाली जो प्लेट है उसके ऊपर उतने ही परिमाण का ऋणात्मक आवेश है। इस पर जैसे आवेश है प्लस क्यू, तो इस पर आवेश होगा माइनस क्यू, ठीक है। दोनों का क्षेत्रफल समान है, तो इस पूरे निकाय को हम संधारित्र कहेंगे, इस पूरे निकाय को संधारित्र कहा जाएगा। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि एक ऐसी युक्ति या ऐसा निकाय जिसमें दो समान क्षेत्रफल वाली प्लेटें एक दूसरे से अल्प दूरी पर उपस्थित हो, जिन पर समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति का आवेश मौजूद हो, तो उस युक्ति को, उस निकाय को हम संधारित्र कहते हैं, कैपेसिटर कहा जाता है। तो मैं डेफिनेशन आपके सामने रखने जा रहा हूं। देखिए क्या है परिभाषा। दो समान क्षेत्रफल वाली, दो समान क्षेत्रफल वाली प्लेटें अल्प दूरी पर उपस्थित हो, अल्प दूरी पर उपस्थित हो तथा उन पर समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति का आवेश मौजूद हो, समान परिमाण व विपरीत प्रकृति का आवेश उपस्थित हो, विपरीत प्रकृति का आवेश उपस्थित हो, तो उस युक्ति को, तो उस निकाय को, उस निकाय को संधारित्र कहते हैं, संधारित्र कहते हैं, संधारित्र कहा जाता है। ओके, उस युक्ति को हम क्या कहेंगे, संधारित्र कहेंगे, कैपेसिटर कहेंगे। ये हमने इस डायग्राम से इसको दिखा दिया है। इसका काम क्या है, विद्युत ऊर्जा को स्टोर करके रखना, इसका कार्य है विद्युत ऊर्जा को संग्रहित करके रखना। तो संधारित्र क्या करता है, संधारित्र विद्युत ऊर्जा को, संधारित्र विद्युत ऊर्जा को संग्रहित करके रखता है, संग्रहित करके रखता है। इलेक्ट्रिक एनर्जी है उसको स्टोर करके रखने का काम करता है। अब मैं यहां पर बात करूंगा संधारित्र के सिद्धांत की। तो देखिए विद्यार्थियों, संधारित्र की कहां आवश्यकता पड़ गई, तो संधारित्र की आवश्यकता इसलिए पड़ गई
क्योंकि किसी प्लेट के अंदर जो धारिता होती है, आवेश ग्रहण करने की क्षमता होती है, वो क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। तो एक क्षेत्रफल है वो एक सीमा से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता। जैसे चालक का क्षेत्रफल है तो उसका जो धारिता बढ़ाने के लिए उसका क्षेत्रफल बढ़ाना पड़ेगा, तो ये मजबूरी हो जाती है किसी एकल चालक की धारिता बढ़ाने के लिए उसका क्षेत्रफल बढ़ाना पड़ेगा। तो यहां पर एक ऐसी युक्ति का निर्माण किया गया जिसमें चालक का बिना क्षेत्रफल बढ़ाए, बिना क्षेत्रफल में परिवर्तन किए उसकी धारिता को बढ़ा दिया जाता है, और यही है संधारित्र का सिद्धांत। बिना क्षेत्रफल में परिवर्तन किए हुए किसी चालक प्लेट का क्षेत्रफल बढ़ा देना ही संधारित्र का सिद्धांत है। चलिए देख लेते हैं। अब हम बात करेंगे संधारित्र का सिद्धांत। तो संधारित्र का सिद्धांत है किसी चालक प्लेट का बिना क्षेत्रफल बढ़ाए उसकी धारिता को बढ़ा देना ही संधारित्र का सिद्धांत है। चलिए एक बार मैं यहां पर ये स्टेटमेंट पुट कर देता हूं। किसी चालक प्लेट का, चालक प्लेट का बिना क्षेत्रफल बढ़ाए, बिना क्षेत्रफल बढ़ाए उसकी धारिता, उसकी धारिता को बढ़ा दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, यही है संधारित्र का सिद्धांत। ये इसका स्टेटमेंट है कि बिना क्षेत्रफल बढ़ाए ही उसकी धारिता को बढ़ा दिया जाता है। कैसे, इसको समझने के लिए हम एक चालक प्लेट ले लेते हैं। यहां पर हम क्या ले लेंगे, ये हमारे पास में एक चालक प्लेट है, ये हमारी पहली स्थिति है। ठीक है, मैं यहां पर 2-3 स्थितियां ले रहा हूं। हमारे पास में ये दूसरी वाली स्थिति है, और ये हमारे पास में तीसरी स्थिति है। 3 स्थितियां लेकर चल रहा हूं मैं। ठीक है, चलिए ये है हमारे पास में चालक ए, चालक ए, ये है चालक ए, ये चालक बी, ये चालक ए, और ये चालक बी, और ये हमारे पास में है स्थिति फर्स्ट, स्थिति फर्स्ट। ये हमारे पास में है स्थिति सेकंड, स्थिति सेकंड, और ये हमारे पास में स्थिति थर्ड। ये 3 स्थितियां हैं। संधारित्र के सिद्धांत को समझने के लिए हमें तीनों ही स्थितियों के बारे में समझना होगा। ये हमारे पास में है एक प्लेट ए, इस प्लेट ए में मैं कलर भर देता हूँ। ब्लू कलर हमने भर दिया है, ये ताकि आप सेपरेट इसको समझ सकें कि ब्लू कलर वाली प्लेट ए है। ये जो प्लेट है इसमें हम दूसरा कलर भर देते हैं। ये हमने बैंगनी कलर को फिल कर दिया है। यहां तक क्लियर हो जाना, ठीक है। अब देखें, पहली स्थिति को समझें कि हमारे पास में एक चालक ए है और इस पर जो आवेश है वो क्यू है। तो हमने कितना आवेश दिया है, क्यों आवेश दिया है, कितना आवेश दिया है, क्यों आवेश दिया है। तो इस पर आवेश है क्यू और इसका विभव है V। तो इसकी धारिता क्या होगी, इसकी धारिता होगी C बराबर Q बट्टे में V, C बराबर Q बट्टे में V, ये इसकी धारिता होगी। ये है इक्वेशन नंबर 1, समीकरण 1। यहां तक क्लियर हो गया। अब देखें
कि हमारे पास में एकल चालक है A और उसके ऊपर आवेश है Q, उसका विभव है V, उसकी धारिता है C। ये आ गई समीकरण 1। अब हमने क्या किया, एक उदासीन प्लेट को, इसको हमने, एक उदासीन प्लेट है और उस उदासीन प्लेट को, प्लेट B को, उदासीन प्लेट है B, और उसको A के पास में लेकर आए। किसके पास में लेकर आए? A के पास में लेकर आए। तो ये जो धनावेश है वो इसके इस वाले पृष्ठ के ऊपर प्रेरित हो जाता है, यहां पर आ जाएगा। अभी देखना आप क्यों आ जाता है, इसे आप समझ लें। क्योंकि इस प्लेट के ऊपर, इस प्लेट के अंदर उदासीन है तो इसमें ऋणावेश भी है। इसके अंदर क्या है? ऋणावेश भी है और इसके अंदर धनावेश भी। तो ऋणावेश इसके नजदीकी पृष्ठ के ऊपर आ जाता है, धनावेश इसके दूर वाले पृष्ठ के ऊपर प्रकट हो जाता है। जैसे ही प्लेट B को इसके नजदीक लाएंगे तो ये वाला जो पृष्ठ है वो ऋणावेशित हो जाएगा, ये वाला पृष्ठ है वो धनावेशित हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो आवेश मौजूद है वो सेपरेट हो जाता है। इस धनावेश से प्रतिकर्षित होकर धनावेश दूर, ऋणावेश इससे अट्रैक्ट होकर नजदीक वाले पृष्ठ के ऊपर प्रकट हो जाता है। अब देखें हम क्या कर रहे हैं, प्लेट B को भू संपर्कित कर रहे हैं, जमीन से जोड़ रहे हैं। भू संपर्कित का मतलब क्या हो गया भाई, एक तार हमने यहां से लिया और इस तार को ग्राउंड से जोड़ दिया है। हम कहां से जोड़ दिया है? ग्राउंड से जोड़ दिया है। ये हमने कर दिया भू संपर्कित, भूमि से जोड़ दिया, ग्राउंड से जोड़ दिया। देखिए ये जो आप इस तरीके से देख रहे हैं, बड़ी लाइन देख रहे हैं, छोटी फिर छोटी फिर छोटी, बहुत छोटी, इसका मतलब है कि इसका विभव कम होते होते जीरो हो गया, कि भू संपर्कित होने के बाद में वहां का विभव शून्य हो जाता, क्योंकि पृथ्वी का जो विभव होता है वो शून्य होता है। तो ये है भू संपर्कण। ये हमने क्या दिखाया है? भू संपर्कण दिखाया है, भू संपर्कण। इसका जो विभव है वो जीरो है। इसका विभव कितना है? इसका जो विभव है वो जीरो है, इसका विभव शून्य है। अब देखिए ये जो हमारी प्लेटें थी, इनके ऊपर क्या हुआ ऐसा करने से? यहां पर तो था धनावेश, वो धनावेश यहीं पड़ा रहेगा। इसके नजदीक वाले पृष्ठ के ऊपर था ऋणावेश, वो भी वहीं पड़ा रहेगा। लेकिन इसके भू संपर्कण वाले भाग के ऊपर जो धनावेश था वो सारा का सारा जमीन में चला जाएगा, क्योंकि आवेशों का प्रवाह है वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। तो यहां से जो धनावेश था वो जमीन में चला जाएगा, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, उसका विभव ज्यादा था। तो यहां से वो कहां चला गया? जमीन में चला गया, निम्न विभव जीरो की ओर गमन कर गया। इतना क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखिए इस स्थिति के अंदर क्या है कि प्लेट A की धारिता घट जाती है। प्लेट A की धारिता क्या हो जाती है? ये जो प्लेट B के ऊपर जो ऋणावेश है वो इसकी धारिता को कम, मतलब इसके विभव को कम कर देता है। इसको आप समझें, यहां पर मैं पुट भी कर देता हूं, आप ध्यान देंगे कि प्लेट B का ऋणावेश, इसका ऋणावेश है, प्लेट B का ऋणावेश एक के विभव को कम कर देता है। ऋणावेश एक के विभव को कम कर देता है, विभव को कम कर देता है, कम कर देता है। कम कर देने के पश्चात इसका जो विभव है वो हो गया है V डैश। कितना हो गया? पहले इसका विभव कितना था? V। पहले इसका विभव था V और अब इसका विभव हो गया V डैश, जो कि यहां पर एक चीज क्लियर हो गई है कि V है वो बड़ा है, V डैश है वो छोटा है, क्योंकि विभव यहां पर क्या हो गया? देखो मेरी बात को सुनना भाई, ये धनावेशित प्लेट है, इसका विभव V था। ये जो ऋणावेश है वो क्या करता है? वोल्टेज क्रिएट करेगा, लेकिन ये ऋणात्मक वोल्टेज क्रिएट करेगा, जिसके कारण से इसका वोल्टेज घट जाता है। V है वो बड़ा है, V डैश छोटा है, तो यहां पर इसका विभव कम हो जाता है, घट जाता है। तो विभव घट जाने से क्या होता है? धारिता बढ़ जाएगी। धारिता क्या हो जाएगी? तो इसकी धारिता, तो यहां पर जो धारिता C डैश बराबर, क्यों आवेश चेंज नहीं हो रहा इस प्लेट का? प्लेट A की धारिता,
प्लेट ए की धारिता क्या होगी, सी डेस बराबर क्यू बट्टे में वी डेस। ठीक है, ये आ गई हमारे पास में इक्वेशन नंबर 2, समीकरण 2 आ गई है। ये है समीकरण 1। यदि आप समीकरण 1 और 2 को गौर करके देखेंगे तो हमें देखिए क्या मिल जाएगा। चलिए मैं अगले पृष्ठ के ऊपर ले लेता हूं ताकि थोड़ा सा बेटर तरीके से हम समझ सकें। हमारे पास में इक्वेशन नंबर सी बराबर क्यू बट्टे में वी, ये थी 1, सी डेस बराबर क्यू बट्टे में वी डेस, ये थी इक्वेशन नंबर 2। और हमारे पास में ये भी क्लियर है कि वी बड़ा है वी डेस से। ठीक है, अब यहां से सी डेस बट्टे में सी, 2 के अंदर 1 का भाग लगा दें तो क्यू बट्टे में वी डेस बट्टेवा क्यू बट्टे में वी, यहां से क्यू से क्यू कैंसिल हो गया है, क्यू से क्यू क्या हो गया है, कैंसिल हो गया। वी बट्टे में क्या आ गया हमारे पास में, वी डेस आ गया है। अब तो यहां पर तो आप देखें कि वी बड़ा है, ये हमने बता दिया है। देखो यहां पर भी बता दिया है और यहां पर भी मैंने लिख दिया है, वी बड़ा है वी डेस से, तो सी डेस बड़ा होगा सी से, धारिता बढ़ गई है। जो नई वाली स्थिति है, दूसरी प्लेट को, जो उदासीन प्लेट है उसको इसके पास में लेकर आए तो इसकी धारिता बढ़ जाती है। तो हमने प्लेट एक का बिना क्षेत्रफल बढ़ाए हुए ही उसकी धारिता को इंक्रीज कर दिया है, बढ़ा दिया है। इससे आप समझें कि हमारे पास में कोई प्लेट है ए, उसका क्षेत्रफल ए है, बिना क्षेत्रफल बढ़ाए, हमने तीनों ही स्थितियों के अंदर क्षेत्रफल नहीं बढ़ाया, लेकिन एक उदासीन भू संपर्कित प्लेट को इसके पास में लेकर आए तो इसकी धारिता बढ़ गई, सी डेस हो गई। तो सी डेस है वो सी से बड़ी है, सी डेस का जो मान है वो सी से क्या है, बड़ा। और यही है संधारित्र का सिद्धांत, यही क्या है, संधारित्र का सिद्धांत है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। संधारित्र से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें कौन कौन सी है भाई। पहली महत्वपूर्ण बात तो यही है, संधारित्र पर कुल आवेश कितना होता है। तो देखिए संधारित्र की जो प्लेटें होती हैं वो इस तरीके से होती है, एक प्लेट के ऊपर प्लस में आवेश होता है तो दूसरी प्लेट पर माइनस में आवेश होता है। तो दोनों प्लेटों पर समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति का आवेश होता है। तो एक तो यदि बात आती है कि संधारित्र पर आवेश, कहीं पर भी आपको ये पूछ लिया जाए कि संधारित्र पर आवेश कितना होता है, तो वो किसी एक प्लेट का आवेश होता है, किसी एक प्लेट के आवेश का परिमाण होता है, क्यू के बराबर होता है। किसी एक प्लेट के आवेश के परिमाण के इक्वल होगा, क्यू के इक्वल होगा। यदि आपको ये पूछ लिया जाए कि संधारित्र पर कुल आवेश कितना होता है, संधारित्र पर कुल आवेश कितना है, कुल आवेश कितना है, तो देखिए एक प्लेट के ऊपर धनावेश होता है तो दूसरी प्लेट के ऊपर उतना ही ऋणावेश होता है, कुल आवेश शून्य होता है। कुल आवेश कितना होगा, शून्य होगा। तो ये तो अपना आ गया पहला बिंदु कि संधारित्र पर आवेश होता है, क्यों, मतलब का मतलब है कि वो किसी एक प्लेट का आवेश है। कुल आवेश का मतलब है दोनों प्लेटों के आवेशों का योग कर दीजिए, जोड़ कर दीजिए, तो एक प्लेट पर धनावेश है, दूसरी प्लेट पर उतना ही ऋणावेश है। फिर हम बात करते हैं संधारित्र की धारिता। संधारित्र की धारिता सदैव धनात्मक होती है। ये हमने लास्ट वीडियो में भी आपको क्लियर कर दिया था कि धारिता कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, धारिता का जो मान है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता, ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी, हमेशा क्या रहेगी, धनात्मक रहेगी। ठीक है, उसके पश्चात मैं यहां पर बात करता हूं कि संधारित्र को भी एक सीमा से अधिक आवेश नहीं दे सकते, देने पर आवेश वायु में विसर्जित होने लग जाएगा। कि एक सीमा से अधिक आवेश नहीं दिया जा सकता। एक स्थिति से, जैसे हमारे पास में ये कोई संधारित्र है तो इस तरीके से हम उसको दिखा रहे हैं, एक प्लेट को आवेश देते गए तो यहां पर ऋणावेश प्रकट होता गया, पर एक स्थिति ऐसी आ जाएगी उसके पश्चात ये जो आवेश है वो वायु में विसर्जित होने लग जाएगा। तो एक सीमा से अधिक हम आवेश किसी संधारित्र को नहीं दे सकते। यदि उससे भी ज्यादा आवेश आपने दे दिया तो वायु में उसका विसर्जन हो जाएगा। अब मैं यहां पर बात करता हूं संधारित्र का प्रतीक चिन्ह। संधारित्र का प्रतीक चिन्ह देखें,
संधारित्र का प्रतीक चिन्ह, क्योंकि बार बार तो इतना बड़ा डायग्राम हम नहीं बना सकते, बहुत बार हमें बनाने की आवश्यकता पड़ेगी, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए एक प्रतीक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। देखिए, दो समांतर रेखाएं यहां पर हम खींचने वाले हैं, दोनों की साइज एक समान होनी चाहिए। इस तरीके से दिखाएंगे कि एक समान धारिता के लिए है, एक समान धारिता के लिए है ये, एक समान विद्युत धारिता के लिए संधारित्र का जो सिंबल है वो आसान सा सिंबल है, सरल सा सिंबल है। दो समांतर रेखाएं हैं, दोनों तरफ एक एक तार हमने जोड़ रखे हैं, ये संधारित्र का प्रतीक चिन्ह हो गया। यदि धारिता बदलती हो, यदि धारिता का मान क्या हो, वेरिएबल हो, धारिता परिवर्ती हो, तो उसके लिए ऊपर बीच में एक एरो का निशान और लगा देंगे। यह है परिवर्ती धारिता के लिए, परिवर्ती धारिता के लिए संधारित्र का जो चिन्ह है उसमें हम एक एरो का निशान भी जोड़ देंगे, एरो का निशान भी लगा देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो टॉपिक है वो है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। समांतर प्लेट संधारित्र जिसमें दो समान क्षेत्रफल वाली प्लेटें एक दूसरे से कुछ दूरी पर समांतर रखी होती है। समांतर प्लेट संधारित्र के अंदर क्या होगा, दो प्लेटें होगी, दोनों एक दूसरे के समांतर होगी, कुछ दूरी पर मौजूद होगी। जैसे संधारित्र को हमने समझाया तो संधारित्र में भी हमने समांतर प्लेट संधारित्र को ही समझाया है। अब उसकी धारिता का व्यंजक यहां पर हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं। देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे कि हमारे पास में ये एक प्लेट है, ठीक है, ये एक प्लेट है, ऐसे ये हमारे पास में दूसरी वाली प्लेट है। इस प्लेट को मैं यहां ले आता हूं, इसमें को दूसरा कलर भर लेते हैं, ये हमने भर लिया, ओके, और दोनों कुछ दूरी पर मौजूद है। दोनों कुछ दूरी के ऊपर उपस्थित है। चलिए यहां पर आप ध्यान देंगे, ये हमारे पास में एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसमें एक प्लेट ये है, दूसरी वाली प्लेट ये है। इस प्लेट को नाम दे देता हूं मैं प्लेट एक, प्लेट फर्स्ट, और ये हमारे पास में है प्लेट सेकंड, प्लेट सेकंड। इस प्लेट के ऊपर धनावेश है, इस प्लेट के ऊपर क्या है, धनावेश है, और इस वाली प्लेट के ऊपर क्या है, ऋणावेश है। एक प्लेट के ऊपर धनावेश है तो दूसरी प्लेट पर उतना ही ऋणावेश है। ये संधारित्र का निर्माण हो गया, ठीक है। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a है और दोनों प्लेटों के बीच की जो डिस्टेंस है वो d है। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल है वो है 1 के बराबर। किसके इक्वल है, 1 के बराबर। इस प्लेट के ऊपर प्लस में क्यों आवेश है और इस प्लेट के ऊपर माइनस में क्यों आवेश मौजूद है। यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए। अब देखें संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम यहां पर देखेंगे। इस पॉइंट के ऊपर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं। देखें तो कैसे आएगी, कहां से आएगी। यहां पर हमारे पास में जो पहली प्लेट है, प्लेट फर्स्ट के कारण, प्लेट एक के कारण इसको मैं नाम दे देता हूं पी पर विद्युत क्षेत्र है, पी पर विद्युत क्षेत्र। प्लेट एक के ऊपर विद्युत क्षेत्र उसको मैं लिख देता हूं E1 से। देखो इस प्लेट से दूर की ओर होगा और वो हम पढ़ चुके हैं सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आ गई समीकरण 1। देखो इसको आप एक बार समझ लेवे कि ये हमारे पास में एक समावेशित परत की भांति, ये एक्चुअल में ये जो आवेश हमने बाहर दिखाया ना, ये होता अंदर ही है,
अंदर वाले पृष्ठ पर होता है। इधर भी ये जो ऋणावेश हमने दिखाया है ये भी किधर होता है, अंदर के पृष्ठ के ऊपर मौजूद होता है। ये चीज क्लियर हो गई। अब क्या है कि एक ही पृष्ठ के ऊपर आवेश है और हमने पहले चैप्टर में कि एक समावेशित परत के कारण से या अनंत विस्तार वाली चादर के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पड़ी है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हमने पढ़ी है। ये जो E1 है, E1 है, इसकी डायरेक्शन होगी इधर, E1 की डायरेक्शन इधर होगी। और अब इस ऋणावेशित प्लेट के कारण से या प्लेट 2 के कारण, प्लेट 2 के कारण, 2 के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, P पर विद्युत क्षेत्र, तो P पर विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, E2 बराबर ये भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। इसकी डायरेक्शन देखें आप, इस प्लेट के कारण से ऋणावेशित प्लेट के पास की ओर होगी, तो इसकी डायरेक्शन भी इधर ही होगी, E2 की डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में होगी। तो बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र, कुल विद्युत क्षेत्र, बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र है वो देखिए E1 भी इधर ही है, E2 भी इधर ही है, तो E1 प्लस E2 होगा। क्या होगा, E1 प्लस E2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनको जोड़ोगे तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। इसको मैं देता हूं समीकरण 3। क्या दे देता हूं मैं, समीकरण 3। हम जानते हैं ये जो सिग्मा है यह है पृष्ठीय आवेश घनत्व है। क्या जानते हैं हम, सिग्मा पृष्ठीय आवेश घनत्व, आवेश बट्टे में क्षेत्रफल होता है। तो हमारे पास में समीकरण 3 क्या हो जाएगी, E बराबर सिग्मा की जगह हम Q अपॉन में A रख रहे हैं, तो Q अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट, ये आ गई समीकरण 4, ये आ गई समीकरण 4। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखिए उसके पश्चात दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर, दोनों प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र आ चुका है, दोनों प्लेटों के बीच में विभवांतर हम यहां पर देख लेते हैं। दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर, दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर, विभव में अंतर कितना है, विभव में अंतर चलिए देख लेते हैं। मैं आपको एक रिलेशन याद दिलाता हूं, विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव में संबंध, एक टॉपिक हमने पढ़ा है, या आपने ऐसा पढ़ा होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो विभव प्रवणता के ऋणात्मक मान के बराबर होती है। तो यहां से आप देखें E की जगह तो मैं पुट कर रहा हूं E, और यह है विभवांतर जिसको मैं लिख रहा हूं, दोनों प्लेटों के बीच में विभवांतर 20 है, और दोनों प्लेटों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको लिख रहा हूं D से। तो E बराबर लिख सकते हैं V अपॉन में D, तो यहां से V बराबर आ गया है हमारे पास में E इंटू D, ये आ गई इक्वेशन नंबर 5। समीकरण 5 हमें प्राप्त हो चुका है, विभवांतर का मान मिल चुका है। ठीक है, तो क्या आएगा, समीकरण 4 को 5 में रख देंगे, समीकरण 4 को 5 में रखने पर, 5 में रखने पर P बराबर हमें देखिए क्या मिल चुका है, E का जो मान है वो Q अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट इंटू D, ये आ गई हमारे पास में इक्वेशन नंबर 6। क्या मिल चुका है, समीकरण 6 आ चुकी है। अगले पेज पर बढ़ते हैं। देखो एक बार है V का जो मान आया है वो हमारे पास में क्या क्या आया है वो देख लीजिए, एक बार मान देखें, क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, ये आ गई हमारे पास में इक्वेशन नंबर 6।
देखो हम क्या जानते हैं, विद्युत धारिता। हम विद्युत धारिता के बारे में क्या जानते हैं, C बराबर होता है Q बटेवा V। इसको दे देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 7। समीकरण 6 को किस में रख दीजिए, समीकरण 7 में रख दीजिए, तो हमें क्या मिल जाएगा, C बराबर Q बट्टे में V, तो QD बटेवा A एप्सिलॉन नॉट, तो Q से Q कैंसिल हो जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट यहां से ऊपर चला जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट बट्टे में डी, ये हमारे पास में आ जाएगा किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र व्यंजक, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, जहां ए समांतर प्लेट संधारित्र की का क्षेत्रफल है, डी दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस है, एप्सिलॉन नॉट है वो निर्वात की विद्युतशीलता है। तो निर्वात में धारिता आ चुकी है हमारे पास में, निर्वात में धारिता का सूत्र आ चुका है, सी नोड से लिख दो या सी से ही आप रहने दीजिए, ए एप्सिलॉन नोड बट्टेवा डी। और यदि मैं यहां पर बात करूं, यदि दोनों प्लेटों के मध्य कोई माध्यम भर दिया जाए, प्लेटों के मध्य कोई माध्यम भर दिया जाए, कोई माध्यम भर दिया जाए तो क्या होगा, Cm से धारिता को पुट करेंगे, A हमारे पास में ही है, एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता के स्थान पर माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन आ जाएगी, एप्सिलॉन के स्थान पर हम क्या पुट कर देंगे, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास में आ जाएगा यहां से Cm बराबर A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर बटेवा डी। ये आ चुकी है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब दोनों प्लेटों के मध्य कोई एप्सिलॉन आर पराविद्युतांक का पराविद्युत माध्यम भरा हो, एप्सिलॉन आर पराविद्युतांक का कोई पराविद्युत माध्यम भरा हो, तब का फॉर्मूला है। और यहां तक आपको समझ में आ जाना चाहिए, ये दोनों ही फॉर्मूले काम के हैं। इस पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, इस पर आधारित भी पूछा जा सकता है, दोनों ही अच्छे फॉर्मूले हैं। ये जो फॉर्मूला निकला है, यहां से हम ये बता देंगे कि समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता है वो किन कारकों पर निर्भर करती है। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक देखिए क्या क्या होंगे, पहले एक बार समझ लीजिए क्या है। समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र यही अपने सिलेबस में है। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, पहला जो हमारा कारक है, हमारे पास में फॉर्मूला देखो क्या है, उस फॉर्मूले से ही हम पुट करेंगे Cm बराबर A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R बटेवा T। Cm है वो प्लेटों के क्षेत्रफल के समानुपाती हो जाएगा, Cm है वो एप्सिलॉन R के समानुपाती हो जाएगा, Cm है वो दोनों प्लेटों के मध्य की दूरी के समानुपाती हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। तो यहां पर समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता है वो प्लेटों के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, प्लेटों के क्षेत्रफल पर। तो समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता है Cm, ये प्लेटों के क्षेत्रफल के समानुपाती होती है, प्लेटों के क्षेत्रफल की क्या होगी, समानुपाती होगी। दूसरा महत्वपूर्ण कारक है वो है पराविद्युत माध्यम या प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के मध्य भरे माध्यम के पराविद्युतांक पर,
पराविद्युतांक पर। तो पराविद्युतांक के भी बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ये फॉर्मूला हमने यहां पर भी लिखा है, यहीं से मैंने लिखा है। ओके। तीसरा जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो है प्लेटों के मध्य की दूरी पर। वो किस तरीके से डिपेंड करती है, देखें, व्युत्क्रमानुपाती होगी। प्लेटों के मध्य की दूरी, प्लेटों के मध्य की दूरी, प्लेटों के मध्य की दूरी है वो d है। तो जो धारिता है वो प्लेटों के मध्य की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो एक एक करके ये सारे बिंदु समझ में आ जाने चाहिए कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला ये होता है। उस धारिता का मान है प्लेटों के क्षेत्रफल के समानुपाती होगा, प्लेटों के मध्य भरे हुए माध्यम के पराविद्युतांक के व्युत्क्रमानुपाती होगा, और प्लेटों के मध्य की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होगा। एक बार व्युत्क्रमानुपाती होगा, दोबारा सुन लीजिए कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्षेत्रफल के समानुपाती, प्लेटों के मध्य भरे पराविद्युत माध्यम के पराविद्युतांक के समानुपाती तथा प्लेटों के मध्य की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ओके। अब देखें, इन्हीं पर आधारित हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देख लेते हैं। यहां पर हमारा जो आज का क्वेश्चन है वो है एक समांतर प्लेट संधारित्र जिसकी पट्टिकाओं के बीच वायु है कि धारिता 8 पिकोफैरड है। जब वायु भरी हुई है तो उसकी जो धारिता है वो है 8 पिकोफैरड, 8 पिकोफैरड। यदि पट्टिकाओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तथा इनके बीच के स्थान में 6 पराविद्युतांक का एक पराविद्युत भर दिया जाए तो इसकी धारिता क्या होगी। देखो, C बराबर होता है A∈0/d, ये होता है। अब यहां पर आप ध्यान दें, नई जो धारिता है उसको हम C डैश से लिख रहे हैं। किससे पुट कर रहे हैं? C डैश से पुट कर रहे हैं, जो कि क्या है, देखो यहां पर क्षेत्रफल में कोई बदलाव नहीं किया जा रहा, लेकिन यहां पर एक माध्यम नया आ गया है। दूरी है वो D डैश, पहले वाली दूरी की क्या कर देते हैं, आधी कर देते हैं। D डैश है वो D की आधी है, D की आधी है। तो यहां से आप देखें कि हमने क्या कर दिया है, A∈0 r का जो मान है वो हमारे पास में है 6 और D डैश का मान है वो है D/2। तो ये आ गया 12 गुणा में A∈0/d, और A∈0/d की जगह हम क्या लिख सकते हैं, C लिख सकते हैं। और C का जो मान है वो 8 पिकोफैरड है। C का जो मान है वो कितना है, 8 पिकोफैरड। तो C डैश बराबर 96 पिकोफैरड आ जाएगा। ये इसका आंसर आ जाएगा। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखें कि पट्टिकाओं के बीच वायु वाले एक समांतर पट्टिका का क्षेत्रफल 6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर तथा इनके बीच की दूरी 3 मिलीमीटर है। तो संधारित्र की धारिता को परिकलित कीजिए। यदि इस संधारित्र को 100 वोल्ट के संभरण से जोड़ दिया जाए तो संधारित्र की प्रत्येक पट्टिका पर कितना आवेश होगा। पहले हमें इस क्वेश्चन के अंदर क्या क्या दे रखा है वो देखें कि क्षेत्रफल दे रखा है 6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर। इन प्लेटों के बीच की जो डिस्टेंस है, प्लेटों के बीच की जो डिस्टेंस है d, वो हमें दे रखी है 3 मिलीमीटर, जो कि 3 × 10⁻³ मीटर है। संधारित्र की धारिता परिकलित कीजिए। C पूछा है, क्या पूछा है, C बराबर देखिए क्या होता है, A∈0/d। तो एक का जो मान है वो 6 × 10⁻³ ∈0 का मान होता है 8.854 × 10⁻12। डी का जो मान है वो हमारे पास में है 3 × 10⁻³ इसका भाग इसमें चला जाएगा 2 बार में, इसको गुणा करेंगे 2 से तो 8 आ गया 0
16 एक 17 आ गया, 17 ये आ गया। गुणा में 10 की घात कितनी रह गई, 3 से 10 की घात 3 कैंसिल हो गई, 10 की घात -12 ही रह गई और ये फेरड में आ गई। किसमें आ गई है, तो धारिता आ चुकी है हमारे पास में 17.708 पिको फेरड। ओके, हमें इस क्वेश्चन में और भी पूछा है, और क्या पूछा है, यदि इस संधारित्र को 100 वोल्ट के संभरण से जोड़ दिए, मतलब 100 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ दिए, संभरण का मतलब क्या है, सप्लाई, तो संधारित्र की प्रत्येक पट्टिका पर कितना आवेश होगा, तो देखिए प्रत्येक पट्टिका पर जो आवेश है Q बराबर होता है C इंटू वी, C इंटू वी, तो ये 17.708 गुणा V का गुणा 10 की घात -12 और V का जो मान है वो हमें क्वेश्चन के अंदर 100 दे रखा है, तो यहां से हमारे पास में 17.708 गुणा 10 की घात -10 कूलाम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 17.708 गुणा 10 की घात -10 कूलाम। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। और आज का वीडियो में हमने संधारित्र के बारे में संपूर्ण जानकारी ली है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।